नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल ईरान वॉर की, क्योंकि सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कई साल से आप लोगों ने देखा होगा भारत के भीतर विदेशी मामलों के इतने एक्सपर्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, इतने एक्सपर्ट्स निकलकर आ रहे हैं, इतने तो बारिश में मेंढक नहीं निकलते। भाई साहब, मेरा एक अंकल, उसे गाजा पट्टी और गाजियाबाद में फर्क नहीं पता, लेकिन मोहल्ले के रिटायर्ड अंकलों को समझा रहा है इजराइल एकदम सही कर रहा है भाई साहब, एकदम सही कर रहा है। मैंने कहा वाह अंकल, आपको तो जियो पॉलिटिक्स की बड़ी अच्छी समझ है। बोला हाँ बेटा, बीएसएनएल बंद होने के पीछे जियो की पॉलिटिक्स है। वॉर इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, लेकिन मोर्चा हमारे योद्धाओं ने संभाल लिया है। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल। ये वही लोग हैं जो भारत पाकिस्तान वॉर के टाइम 6 बजे लाइट बंद करके सो जाते थे, जबकि मोदी ने 7 बजे लाइट बंद करने के लिए कहा था। ये वही लोग हैं जो पहलगाम हमले के बाद कश्मीर टूरिज्म का बायकॉट कर रहे थे। यानी जो लोग वक्त पड़ने पे अपने लोगों का साथ छोड़कर भाग रहे थे, वो लोग दूसरे देशों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। मतलब अब भिखारी कह रहे हैं हम भंडारा लगाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज ऐसे ही दोगलेपन की बात करेंगे, वो दोगलापन जो आज पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के टॉप साइंटिस्ट और सेना के ऑफिसर्स को इसलिए मारा क्योंकि उसके पास पुख्ता सूचना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने ही वाला है। वो हथियार बनाने से बस कुछ ही हफ्ते दूर है। और ये बात इजराइल पिछले 30 साल से बोल रहा है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल ने ईरान पर इसलिए हमला किया क्योंकि अगर उसने परमाणु हथियार बना लिए तो वो हथियार आतंकी संगठनों के हाथ लग सकते हैं। ईरान ने भी कहा हमने भी इजराइल पर इसलिए हमला किया क्योंकि परमाणु हथियार ऑलरेडी आतंकी संगठनों के हाथ लग चुके हैं, वरना तो बिना किसी युद्ध के ईरान के साइंटिस्ट को मारना क्या आतंकी हमला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ वॉर पर रोक लगा दी, इसलिए ट्रंप ने ईरान से वॉर शुरू करवा दी। वो ट्रंप जिन्होंने 9 अक्टूबर 2019 को कहा था अमेरिका ने मिडल ईस्ट में युद्ध छेड़कर $8 ट्रिलियन बर्बाद कर दिए। इसमें कई हमारे सैनिक मारे गए, दूसरी तरफ भी लाखों लोग मारे गए। मिडल ईस्ट में जाना अमेरिका का सबसे खराब फैसला था। यानी अब ट्रंप कह रहे हैं यह खराब फैसला मैं भी लूंगा। ट्रंप कोई ना कोई वॉर जरूर छेड़ेंगे। यह बात दुनिया को उसी टाइम समझ जानी चाहिए थी जब ट्रंप ने इलेक्शन में मागा का नारा दिया था, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और यह बात तो सभी को पता है, अमेरिका ग्रेट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना था। इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि ये वॉर होनी चाहिए, वॉर होनी चाहिए, अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमला कर देना चाहिए। ये वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले सीज फायर के फायदे गिना रहे थे, बता रहे थे कि भाई साहब युद्ध से कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं, युद्ध में कोई नहीं जीतता, युद्ध से सिर्फ विनाश होता है। सही है, अपने घर में लगे तो आग, दूसरे के घर में लगे तो रोशनी। भारत में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो गाजा में मासूम बच्चों और आम नागरिकों पर इजराइल के हमलों को भी सही ठहराते हैं। उनका यह कहना है कि हमास अगर इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल का गाजा पट्टी पर इस तरह हमला करना सही है। ओके, चलो मान लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ, जब पाकिस्तान ने उरी में आतंकी हमला किया, पहलगाम किया, पुलवामा किया, तो बदले में भारत ने क्या किया? पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ना कि पाकिस्तान के आम नागरिकों पर हमला किया। अब बताओ, सिर्फ आतंकियों को टारगेट करने वाला इंडिया सही है या आतंकियों का बहाना बनाकर आम लोगों को टारगेट करने वाला इजराइल सही है? नेतन्याहू सही है या मोदी सही है? बताओ कौन से पप्पा सही हैं? वैसे भी इजराइल का कहना है, कहना क्या,
इजराइल ने करके दिखाया है कि वो 1000 मील दूर ईरान के भीतर जहां मर्जी, जिस मर्जी साइट के ऊपर, साइंटिस्ट के घर के ऊपर, जिस मर्जी सेना के अधिकारी के बेडरूम में, बाथरूम में निशाना लगा सकता है, उनको मार सकता है। तो ये काम उसने गाजा पट्टी में क्यों नहीं किया? गाजा पट्टी तो बिल्कुल इजराइल के साथ लगता एरिया है, वहां क्यों नहीं उसने निशाना लगा लगा कर इस तरह हमास के लोगों को मारा? वहां आम लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात है, निशाना सिर्फ हमास नहीं, आम लोग हैं। इसलिए गाजा में 20 महीने में 55,000 लोग मारे गए, जिनमें 15,000 बच्चे हैं, और जो जिंदा हैं वो भूख से मर रहे हैं। कई लोग ईरान पर हमले को इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ईरान में अयातुल्ला खमेनी जैसे शासक हैं जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। ऐसे धार्मिक नेताओं ने उस ईरान को नरक बना दिया जो 1970 के दशक में आधुनिकता के मामले में यूरोपीय देशों को टक्कर देता था। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्ला के नेतृत्व में एक धार्मिक शासन स्थापित हुआ जिसने देश में शरिया कानून लागू किया। आज हालत यह है कि महिलाओं को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहना। लोगों को इसलिए फांसी चढ़ा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया। यह बात सही है, लेकिन अमेरिका और इजराइल वहां कोई धार्मिक कट्टरता खत्म करने के लिए अटैक नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद वही है जो हमेशा से होता है, यानी वहां के संसाधनों पर कब्जा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हेलो, वो लोग ध्यान दें, ध्यान से सुने, जो भारत में भी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कट्टर धार्मिक नेताओं को लोकतंत्र से ऊपर का दर्जा दे रहे हैं, जो एक धर्म का देश बनाने के लिए वकालत कर रहे हैं, वो लोग देख लें और समझ लें, जिस देश में धार्मिक कट्टरता का राज होता है, जहां कट्टर धार्मिक गुरुओं को सत्ता के शिखर पर बैठा दिया जाता है, उन देशों के लिए दुनिया में सहानुभूति बहुत कम हो जाती है, चाहे वो देश किसी मामले में सही भी हो। अब बात करते हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों की। एक्चुअली अमेरिका और पश्चिमी देशों का यह बहुत पुराना फॉर्मूला है, दुनिया को कोई डर दिखाओ और फिर वहां हमला कर दो। 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन, 2011 में लीबिया में गद्दाफी, 2013 में सीरिया में असद, और अब शायद ईरान। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक क्रिस्टोफर हिचेंस ने कहा था, अमेरिका दूसरे देशों पर हमले को हमेशा मानवता की रक्षा और लोकतंत्र की स्थापना का नाम देता है, लेकिन यह सिर्फ सत्ता, संसाधनों और साम्राज्यवादी हितों की भूख है। वियतनाम युद्ध से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक अमेरिका ने यही किया है। वियतनाम में लाखों निर्दोष लोगों की मौत हुई, इराक में हथियारों के भंडार का झूठा डर दिखाया गया, सत्ता परिवर्तन किया गया और बाद में तेल एग्रीमेंट और मल्टीनेशनल कंपनियों को मुनाफा दिया गया। इराक में सत्ता परिवर्तन के बाद तेल के ठेके अमेरिकी कंपनियों को दिए गए और देश तबाह हो गया। लीबिया में भी यही नतीजा निकला, गद्दाफी का पतन और तेल क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा और देश में अस्थिरता। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईरान में सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार है। इसलिए क्रिस्टोफर ने कहा है कि अमेरिका जब भी दावा करता है कि वो लोकतंत्र फैला रहा है, तो वो असल में तेल और बाजारों को खोज रहा होता है। युद्ध तो अमेरिका के लिए एक व्यवसाय बन गया है, जहां मानव जीवन का मूल्य हथियारों की बिक्री से कम है। युद्ध एक व्यवसाय है जहां मौतें मुनाफे का सौदा है। नोआम चॉम्स्की एक अमेरिकी राजनीतिक विचारक हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की विदेश नीति हमेशा कमजोर देशों को कुचलने और अपने हितों को थोपने की रही है। अमेरिका लोकतंत्र फैलाने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में वो तानाशाही शासकों जैसे सऊदी अरब का समर्थन करता है, जो उसके आर्थिक हितों से मेल खाते हैं। चॉम्स्की ने अपनी किताब हु रूल्स द वर्ल्ड में लिखा है, अमेरिकी लोकतंत्र सिर्फ मास्क है जो कॉरपोरेट और सैन्य शक्ति को छिपाता है। अमेरिका अपने हथियारों से दमन को बढ़ावा देता है और फिर पीड़ितों को ही दोषी ठहरा देता है। चॉम्स्की ने अपनी किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में दावा किया कि अमेरिकी मीडिया खुद सरकार और कॉरपोरेट का औजार है जो जनता को युद्ध के पक्ष में गुमराह करती है। चॉम्स्की ने कहा कि अमेरिका गरीब देशों को कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे आईएमएफ उसके माध्यम से नियंत्रित करता है। जैसे लैटिन अमेरिका में अमेरिका की नीति दुनिया को अपने बाजार के लिए खुला रखना है, ना कि समानता लाना। ये चीजें फैक्ट भी हैं।
आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में 20 साल युद्ध चला, फिर तालिबान की वापसी हुई, इराक में अस्थिरता और लीबिया में अराजकता, हर जगह अमेरिका की एंट्री विनाश लेकर आई। इसलिए अमेरिका जब भी दुनिया में शांति बहाली की बात करता है तो ऐसा लगता है कब्र खोदने वाला लंबी उम्र की दुआ दे रहा हो। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।